रांची झारखंड की रहने वाली सिमी गोस्वामी अपने निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद आज एक सफल और सशक्त महिला के रूप में जानी जाती हैं। रांची झारखंड में ही रहकर इन्होंने आज मॉडलिंग से लेकर नागपुरी फिल्म तक में अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाई है। कई प्रोग्राम्स और इवेंट्स में इन्होंने कई टाइटल्स को अपने नाम कराया है। समर क्वीन से लेकर सावन क्वीन तक का टाइटल अपने नाम कराने वाली सिमी गोस्वामी ने कई जगहों पर कृष्ण रास लीला से लेकर काली तांडव तक में भी एक अलग छाप छोड़ा है और आज तो कई जगहों पर सिमी गोस्वामी डांसिंग क्वीन के नाम से फेमस है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप देख रहे हैं हमारी खास बातचीत, जहां हर बार हम मिलाते हैं आपको कुछ खास शख्सियत से। तो आज की जो हमारी खास शख्सियत है वो वाकई खास है, जो कि हमारे रांची झारखंड की एक सशक्त महिला हैं, जिन्होंने अपनी जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए अपनी सक्सेस स्टोरी को वो आगे शानदार तरीके से लेती जा रही हैं। तो आज की जो हमारी खास शख्सियत हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है सिमी गोस्वामी जी। तो सिमी मैम, सबसे पहले हमारे इस खास बातचीत में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभा जी। और मुझे भी बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ आई हूँ और आपसे मिली हूँ जी। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप बहुत सारे फील्ड्स में फैली हुई हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो। तो ये सब चीज़ें मतलब कैसे शुरू हुई? आप झारखंड रांची की रहने वाली हैं, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिलने रही देखने को। जी। मैं एक बहुत ही छोटे से ही गांव से पली बड़ी हूँ, रातू। मुझे बचपन से ही इन सभी चीज़ों का बेहद शौक़ था, बट गांव में उतना सोर्सेज था नहीं, कुछ था नहीं। तो लेकिन मैं हल्का फुल्का टीवी वीवी देख करके करते रहती थी और पेंटिंग भी मैं खुद से ही करती थी। मम्मी ने एक बार स्लेट में बनाया था कुछ औरत का चित्र, तो मैंने बहुत छोटे उम्र में ही वो देखा और मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ, ये ऐसे ऐसे करना है। तो ड्राइंग, डांस और एक्टिंग ये सब बचपन से ही मेरे अंदर मतलब इनबॉर्न टैलेंट ये जो था वो था, लेकिन फिर उसको प्रोफेशन में वो कैसे आया ये चीज़? जी। मैं जब वहाँ पेपर में देखती थी, न्यूज़पेपर में किसी आर्टिस्ट का आर्टिकल वगैरह, तो मैं सोचती थी ये लोग कितने बड़े हैं, कैसे जाया जा सकता है, कैसे होता है ये सब। फिर जब मेरी शादी हुई, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी मेरी, और मेरा बेटा भी बहुत कम उम्र में हो गया था और हम लोग अलग भी बहुत जल्दी हो गए। फिर जब यहाँ आई और पढ़ाई मैंने शुरू किया, फिर से रांची आई और ससुराल से रांची आई, और फिर से मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन में सब कुछ कर लेना है। तो फिर मैंने वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लिया और अखबार में देखती रहती थी, कुछ कुछ कहीं कहीं कैंप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं वहाँ चली जाती थी। मैं जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी और बच्चे को भी देखती थी, और साथ में जो भी संडे भी मैं छुट्टी नहीं लेती थी, क्लासेस लेती थी। तो जब पेपर में देखा कैंप हुआ, वहाँ पार्टिसिपेट किया, कहीं कंपटीशन, वहाँ पार्टिसिपेट किया। ये नहीं सोचा कि मेरा उम्र क्या है, क्या लोग हंसेंगे, कुछ नहीं सोचा मैंने। तो डांस कंपटीशन कॉलेज में पार्टिसिपेट किया और वहाँ मैं विनर भी हुई यूथ फेस्टिवल में। बहुत आत्मविश्वास जगा। मतलब फिर जो मुझे कुछ मिस झारखंड हो रहा है, चाहे मिसेस झारखंड हो रहा है, तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी। तो छोटा छोटा करते और ऑडिशन वगैरह होने लगे, वहाँ जाने लगी। लेकिन फिल्मों में जो है, मेरे एक जान परिचय के थे, उन्होंने बोला कि आप में बहुत सारा टैलेंट है, आप क्यों नहीं फिल्मों में ट्राई करती है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा एक बेटा हो चुका है, तो नहीं, आपको देख के नहीं लगता, आप करिए, उससे क्या है। तो फिर मैंने किया और आज यहाँ हूँ। अभी तक आपने जो बताया उससे एक इमेज नहीं बनती है। जैसे दुर्गा माँ का हम देखते हैं 10 हाथ रहते हैं और वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, सारी चीज़ें। और एक और जो चीज़ आपने बताया कि शादी के बाद फिर आप अलग भी हुए, तो पर्सनल लाइफ से फिर उठ करके फिर जो चीज़ें बाकी थी, कहीं ना कहीं जो था पैशन उस चीज़ को, वो आप पूरा कर रहे हो। तो उसमें कहीं फैमिली का आपका जो रोल था वो कैसा रहा? नहीं, मेरे मम्मी पापा का रोल बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव है मेरी मम्मी। हर जगह मेरे साथ जाने लगी और मेरी बहनें मेरे बच्चों को देखती थी, बेटा को, मेरे एक ही बेटा है, पर उसके बच्चों भी, सारे के बच्चों भी मैं बच्चों ही बोलती हूँ, अलग नहीं करती हूँ। तो मेरे बेटों का भी ख्याल अपने बच्चों जैसा ही उन लोग रखती थी। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट और दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिला है मेरे जीवन में अभी तक। बस भगवान से यही बोलती हूँ कि जो भी दोस्त मिले, भगवान मुझे अच्छे दोस्त दो, ताकि रास्ता जो है आसान हो जाए। तो सारे लोग अच्छे मिलते गए और मैं
एक के बाद एक सीढ़ियाँ हाँ तो चढ़ती गई। ये जो आपका लाइफ का जर्नी, मैंने कहा जैसे शुरू में सक्सेस स्टोरी जो जा रही है, तो आपका एक मेन आइडिएशन दिमाग में हमेशा क्या रहता है जिसको लेकर के आप आगे हर चीज़ जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको टैकल करते हुए आगे बढ़ रहे हो? मेरे दिमाग में यही रहता है, मैंने बचपन से ही ना बहुत सपने देखे हैं अपने लिए, बड़े ही सपने देखे हैं। लोग हंसते थे कि अरे तुम तो सिर्फ ये बड़ा बड़ा बात बोलती हो, फिल्म का बात बोलती हो, इतना हीरोइन जैसा है, महारानी जैसा एटीट्यूड है, ऐसे वैसे मजाक उड़ाते थे ना। मैंने बोलते है सपने मेरे बड़े हैं, मैं पूरा करूँगी। सिर्फ सपने मतलब ऐसे नहीं कि सपने देख रही हूँ तो सपने ही देख रही हूँ, मैं उसका कोशिश करूँगी पूरा करने का। और मैंने ये सोचा है कि अपने बारे में एक मुकाम, एक नाम हासिल करूँगी। कि जब शादी हुई थी मेरी तो फिर भी रांची, और रातू एक टाउन था, रांची शहर था, मैं शहर जैसे ही मतलब कि आना जाना था। तो एक बैग शादी होने के बाद पूरा गांव वाला सिस्टम आ गया, इतना तक घूंघट ये वो, मुझे लगा मेरा तो गई डेड। अब सिमी गई, सिमी अब नहीं रही, अब बेलते रहेगी और यही करेगी। लेकिन फिर जब मेरा बेटा हुआ और मुझे मेरे अंदर एक अजब सा चेंजिंग आया। मतलब तब तक तो मैंने सोचा था कि नहीं अब लाइफ ख़त्म है, लेकिन जैसे ही मेरा बच्चा हुआ और मेरे अंदर एक अजब सा शक्ति आया कि नहीं माँ हूँ, और कितना बड़ा बात है कि मैं एक औरत हूँ और बच्चों को जन्म दे रही हूँ। और भगवान का मतलब हम लोगों को सब बोलते ना, अरे औरत हो के बेकार जन्म हो गया, ऐसे ऐसे लोग बोलते, मैंने सुना है। पर उस समय मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे प्राउड होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट एक मतलब कि संपर्क में हूँ, कि मुझे भगवान ने चुना कि सृष्टि कर सकूँ। और तभी से मेरे जीवन में पूरा बदलाव होने लगा और मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीज़न लिए अपने लिए। अत्याचार मैंने नहीं सहा, कोशिश किया, रिश्ता तोड़ना अच्छा बात नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी कोशिश किया कि नहीं सब कुछ बसे, लेकिन एक लिमिट के अनुसार ही इंसान हद तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गलत। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं आसपास के भाभीियों को बोलती थी कि क्यों सहते हैं ये सब आप लोग, क्यों नहीं विरोध करते हैं। तो लास्ट में जब मेरे साथ होने लगा तो मुझे लगा नहीं, गलत नहीं सह। ये चीज़ बोल सकते हैं कि एक कॉमन थिंकिंग बन गया, अगर इंडियन वुमेन्स के बारे में बात करें कि अत्याचार हो रहा है उसको सह रहे हैं, कि समझ कर कि नहीं अब यही ज़िंदगी है, इसी को कंटिन्यू करना है। तो आपने सोचा कि जो मैं देख रही थी वो मैं खुद कैसे कर सकती हूँ। मैं तो एक समय में इतना मतलब आगे सोचती थी और अभी खुद सह रही हूँ, गलत गलत चीज़ सह रही हूँ। तो फिर मैंने कसम खाया कि नहीं, अब मुझे इससे निकलना पड़ेगा और अपने बच्चे को एक अच्छा जगह में भी पहुंचाना है, खुद भी पहुंचना है। तो ये दोनों हो रहा है, क्योंकि मैं जब अलग हुई तो मैंने पढ़ाई शुरू किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, साथ में सारा क्लासेस लेने लगी मैं और जॉब भी करने लगी एक इंस्टीट्यूट में। तो बहुत कुछ, टाइम ही नहीं था दुख मनाने का, और अभी भी नहीं है, अभी भी मैं बहुत कुछ करती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। तो अभी जैसे ये जो पहले जो था एक थिंकिंग लेकर के कि अत्याचार कर रहे हैं, औरत है वो कुछ बोलेगी नहीं शायद, तो अब क्या ये 10-20 साल में कुछ चेंज हुआ है या फिर वैसे ही हालात है, थिंकिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है? वैसे कुछ कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब तो सब पढ़ी लिखी हो जा रही है, और लेकिन बहुत हद तक देखिएगा अंदर जा कर के तो चेंज नहीं हुआ है। बहुत बहुत जगह मैं देखती हूँ कि नहीं और ज़्यादा ऊपर है, पर सह रहे हैं रिस्पेक्ट के लिए। हाँ, फिर भी सह रहे हैं। मैंने देखा है, मतलब आसपास भी कुछ कुछ, अब बोल नहीं सकते इतना, लेकिन वो लोग फिर भी जिस अनुसार से उनको अपने लिए स्टेप उठाना है पर डर जाती हैं कि नहीं शादी हो गया है, पापा का इज्जत है, ये है वो है, और उसका फ़ायदा अगला उठाता है कि नहीं चलो अब इसको तो ये एक मजबूरी है उसे वो चीज़। हाँ मजबूर। और अभी भी मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ कि उनको हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ रहा है, बोलती कि नहीं क्या करें, अब वो बोलेंगे तभी सुनेंगे, मतलब इस टाइप का। तो चलो ठीक है, अपना फैमिली जैसे चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अफसोस रहता है कि हमें भी खुल के जीना है, अपना वजूद पाना है, अपना वो जो पाना चाहती है शायद वो चीज़ में बंध जाती हैं, जो रिलेशनशिप से ही चली जाती जी। हैं। और कहीं ना कहीं अफसोस होता है उनको इस चीज़ का। तो मैं उनके लिए आप एक एग्जाम्पल हो सकती हैं। हाँ, ज़रूर जी हाँ, जी कि अगर वो चीज़, अगर मतलब लोग अगर आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे तो वो लिमिट एक हो जाती है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर हमारी कमज़ोरी किसी के लिए फ़ायदा बन जाए तो। जी हाँ। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत अगर उसको भगवान सारे शक्ति दिए हैं, वो उसको अपनी शक्ति पहचाननी होती है।
हाँ, वैसा नहीं कि नहीं अब क्या करें, अभी हो रहा मेरे साथ, किस्मत का भरोसे नहीं रहना चाहिए। कर्म करिए वैसे ही, फिर आप बन जाइएगा वैसे ही। हम जो कर्म करेंगे उसी पे फिर किस्मत हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं ये चीज़। जी हाँ। और अगर अब आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में जाएं, जहां आपने बोला कि आपको फिल्म के भी ऑफर्स आने लगे शादी के बाद, कि नहीं अभी भी पता नहीं चल रहा है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, बच्चे की माँ हो, उसके बाद तो ये जो फिल्म्स के बारे में आप बताइए कि उसमें आपका, क्योंकि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आपका टीवी देख कर के इम्पोर्टेंट जो शौक रहा है, तो उसमें जाना और उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जी, मुझे पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल पता नहीं था। तो फिर सभी ने बोला कि कोई बात नहीं, करो ना, कोई सब तो हम लोग हैं सपोर्ट में। तो फिर मैंने जब पहला दिन कैमरा फेस किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। तो रोने का सीन था और मेरे आँख में आंसू नहीं आ रहे थे। तो फिर डायरेक्टर ने क्या किया, बात करते करते ऑरेंज का छिलका लिया था उन्होंने और मेरे आँखों में ऐसे मार दिया, बस पूरा आँख में आंसू आने लगे। और फिर कोई सीन था थप्पड़ खाने वाला और रोना था, तो इतना मतलब टाइमिंग नहीं पता था, मतलब नया, बिल्कुल नया नया पहला दिन, तो थप्पड़ मिल गया था मुझे, गाल में 5 उंगली का दाग और मैं सच में रोने लगी और सच में गुस्सा आ गया। और मैं बोलने लगी कि मतलब मुझे ठाकुर की बेटी का रोल था जो जिसको गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि बाबा हम मुझसे प्यार करते हैं, आप क्यों मारे हमको, और क्यों मैं उसी से प्यार करूँगी, उसी से शादी करूँगी मैं, ये वो जो भी डायलॉग था बहुत रियल गया और बहुत अच्छा गया। सारे ने क्लैप किया। उस दिन मुझे लगा कि आत्मविश्वास बढ़ा मेरा और धीरे धीरे करते मैं मतलब सीखते चली गई। फर्स्ट डे बोल सकते टफ रोल मिल गया कि मतलब ये इमोशन शो करना है, रोने का। पहला ही दिन था कि मैं ठाकुर की बेटी हूँ और मेरे पापा को पता चल गया और वो मुझे मारते हैं, पता चलते ही मुझे रोना है, चिल्लाना है और गुस्सा करना है और इस टाइप का उसके बाद फिर वो फर्स्ट डे कॉन्फिडेंस आने के बाद वो कंटिन्यू आगे फिर चला मुझे जाता समझ में आया आई कांटेक्ट कहाँ है, क्या किस जगह पे हंसना है, रोना है, कब क्या करना है, वो मुझे मतलब कि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। हाँ, वो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेस से ही बढ़ता जा रहा है, तो वो चीज़ आपको और हेल्प करती होगी आई थिंक। तो फिल्मों के साथ आप और भी चीज़ें कर रही हैं, जैसे आपने बोला कि डांस में आपका इंटरेस्ट रहा है, पेंटिंग में, तो वो आप कैसे हैंडल करती हैं सारी चीज़ें? मतलब कि क्या बोलूँ, थोड़ा सा तो हो जाता है, अगर एक साथ सब ऑफर आने लगे तो प्रॉब्लम होता है। डेट रहता है कि ये इस दिन होगा। और जब डांस का मेरा शो रहता है, प्रोग्राम रहता है, मेरा ग्रुप है नृत्यांजलि, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं और वो दिन उस दिन परफॉर्म करते हैं ऐसे। और डांस तो मैं प्रतिदिन करती हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं मतलब खून में मतलब ऑक्सीजन, अगर कोई मुझे बोले ना कि तुम डांस मत करो तो मुझे एकदम घुटन होने लगी कि डांस करना यहाँ मना है। मतलब बचपन में मैं आंटी लोग आती थी तो मम्मी है तो नहीं है, तो अब बैठिए ना, मैंने एक डांस सीखा है आपको दिखाऊंगी, मतलब ऐसे ऐसा था दीवानगी। तो अभी भी है वो चीज़, तो मुझे नहीं लगता कभी जाएगा। वो मेरा वीकनेस ही है समझिए डांस। और पेंटिंग से मुझे बहुत ही शांति मिलती है। मैं जब भी अकेले होती हूँ तो कुछ अच्छा क्रिएट करती हूँ। बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा हुआ है धीरे धीरे करके, फिर मैं सीखते चली गई। बहुत चीज़ देख के बहुत कुछ ट्रेनिंग लिया, एवरीथिंग, ब्यूटिशियन से लेकर के हैंडक्राफ्ट, लेदर टॉयज़, फिर आपका म्यूरल आर्ट, सब कुछ टोटल बहुत कुछ। मेरे इंस्टीट्यूट में मल्टी मैंने कोर्सेज होते हैं। तो मतलब एक जो आपने बोला कि जैसे जब आप मस्ती और खुश मिजाज मूड में हो तो आप डांस करते हो, जब आप शांत हो कुछ सोच रहे हो तो एक पेंटिंग का जो आपका एक अलग अलग फेज निकल के आ रहा है उससे। तो अभी लॉकडाउन वाले पीरियड में इवेंट्स नहीं हो रहे, या जो डांस प्रोग्राम आपका होता है या शूटिंग भी, सारी चीज़ें एक्चुअली बंद हो चुकी थी, तो अभी आपका क्या रहता था? अभी डांस तो मैं करती ही हूँ, डांस करती हूँ, थोड़ा गुनगुनाती हूँ और पेंटिंग कर, हाँ। तो अभी, और अभी जैसे अनलॉक धीरे धीरे होने जा रहा है, बहुत सारा किया इस बीच बहुत ज़्यादा खाना का जो है आइटम यूट्यूब वगैरह देख करके, और मैं करती भी हूँ। ये कॉमन ट्रेंड हमें दिखा है कि लॉकडाउन में सबने अलग अलग घर में ही रेसिपीज ट्राई की है। कुछ ग्रुप में ज्वाइन हो गई और वहाँ पे फिर मैं मतलब देने लगी कि हाँ ये बनाया, आज वो बनाया, आज बिरयानी बनाया, बहुत कुछ किया, केक बनाया, क्या नहीं बनाया बहुत कुछ। तो बहुत मज़ेदार, कभी कभी कुछ तैयार हो करके मेकअप करके कुछ फ़ोटो शूट कराया, यही सब
ये सब चला है आपका। हाँ। तो अब इतनी सारी चीज़ें जो आप हैंडल कर रहे हो, अब अनलॉक हो रहा है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स और क्या हैं इन चीज़ को लेकर? क्योंकि आप चाहे लाइफ, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आगे बढ़ रहे हो, तो क्या सोशल सर्विस भी करना है आपको, ऐसा कुछ, या फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? अभी तो फ़िलहाल मुझे एक्टिंग में जाना है आगे, और सपने तो बहुत बड़े हैं अभी मेरे लेकिन अभी क्या बताएं, अभी से बहुत कुछ है। और पेंटिंग तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पेंटिंग में अभी इंटरनेशनल कैंप तक मैंने किया है, तो उसमें और आगे जाना है, वो तो मेरा है ही। और एक्टिंग तो अगर इस खास बातचीत को एक आपके टिप के साथ अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ हमारे ऑडियंस के लिए, कि आपकी जो इतनी लाइफ एक्सपीरियंस और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, अवार्ड्स रहे हैं, उसको लेकर के एक सार मिला के कुछ दो टिप 2 लाइन्स में मिल जाए तो वो क्या रहेगी? 2 लाइन्स में मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हार कभी नहीं मानना चाहिए, और अपने आप पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। पूरा पूरा कुछ, मतलब अंधेरा है तो रोशनी आएगा, ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आज दुख है तो दुख ही में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। समय बदलता है, सबका बदलता है, तो लेकिन कर्म करना पड़ता है। भगवान भी उसी के साथ होते हैं जो कर्म करते हैं, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि अर्जुन को कि मैं तो इन्हें एक पल में मार दूँ, लेकिन कर्म आपको करना है, मैं आपके साथ हूँ। तो ये मुझे इस बात पे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, और मेरे साथ भी अच्छा ही होता है। और बस यही है। और एक गाने के जरिए मैं ज़िंदगी को बताना चाहूँगी 2 लाइन। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत सुंदर, एक मतलब एक बहुत ही सुंदर एंडिंग कह सकते हैं, इसका हमें मिल गया है। और लास्ट में बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी आपको मैम, कि हमने आपकी एक्चुअली बहुत एक्सपीरियंस हमने सुना, सीखा उससे, कि बहुत चीज़ें जो है हमें खुद करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमने सीखा कि जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करने वाला। वो एक डायलॉग है ना शायद, कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो सकता है वो आपके भरोसे बैठा हो कि आप कुछ करो तो मैं आपकी मदद करूँ। तो आज की जो हमारी खास बातचीत थी वो थी सिमी गोस्वामी जी के साथ, जिन्होंने ये चीज़ तो हमें सिखा दी कि अपना एक नई लाइफ जर्नी शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप में पैशन है, कॉन्फिडेंस है कि आप उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ सकते हो, तो आप कभी भी अपनी सक्सेस स्टोरी को आगे लेकर जा सकते हो, जैसे सिमी मैम आगे लेके गई। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत, जहाँ हमने कई एक्सपीरियंस। जी, बात मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने माता पिता को स्पेशल धन्यवाद, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और मेरी बहनों को, मेरे फैमिलीज़ को और दोस्तों को, और ख़ास करके मेरा बेटा जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उसको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैम, ये स्पेशल जो पार्टिसिपेशन होता है हमारे फैमिली सपोर्ट का, क्योंकि हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाहिए होता है हमें। तो एक और चीज़ इसमें जुड़ गई कि सपोर्ट जो हमारा फैमिली का होता है, चाहे वो बच्चों का हो, पेरेंट्स का हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी बात पर हमारी ये खास बातचीत यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और भी खास बातचीत हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।